भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने अपने इतिहास के 100वें प्रक्षेपण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह उपलब्धि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाती है और प्रक्षेपण वाहन तकनीक तथा उपग्रह प्रणालियों के संयोजन का परिणाम है। इस मिशन का लक्ष्य नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना था। 2. ISRO का परिचय और इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना 1969 में भारत सरकार के अंतरिक्ष आयोग के अधीन हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करना था। इस संस्थान ने अपनी स्थापना के बाद से उपग्रह लॉन्च करने, वैज्ञानिक प्रक्षेपण वाहन विकसित करने और अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न मिशनों का संचालन करने में निरंतर प्रगति की। 3. प्रक्षेपण केंद्र और प्रक्षेपण वाहन। ISRO ने अपना 100वां मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचालित किया। यह प्रक्षेपण केंद्र भारत के दक्षिणी भाग में श्रीहरिकोटा स्थित है, जहां से पहले भी कई सफल मिशन किए जा चुके हैं। 100वां प्रक्षेपण GSLV-15 प्रक्षेपण वाहन द्वारा किया गया। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक मध्यम औसत क्षमता वाला प्रक्षेपण वाहन है, जिसका उपयोग भूस्थिर कक्षा तक उपग्रहों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। GSLV-F-15 इसरो का 17वां GSLV प्रक्षेपण है और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग 8वीं बार किया गया। 4. मिशन का उद्देश्य। 100वें मिशन का मुख्य उद्देश्य NavIC प्रणाली के लिए NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना था। NavIC यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, जो उपग्रह आधारित पोजिशनिंग एवं टाइमिंग सेवा प्रदान करता है। इसका लक्ष्य GPS जैसे वैश्विक नेविगेशन प्रणाली पर भारत की निर्भरता घटाना और क्षेत्रीय स्तर पर उच्च सटीकता प्रदान करना है। 5. NavIC प्रणाली। संरचना और कार्य। NavIC प्रणाली में कई उपग्रह शामिल होते हैं, जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सटीक पोजीशन, वेग और समय डेटा प्रदान करते हैं। NavIC उच्च सटीकता के साथ स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस SPS और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस RS प्रदान करता है। 6. NVS-02 सैटेलाइट का तकनीकी विवरण। NVS-02 उपग्रह NavIC प्रणाली के लिए दूसरा उपग्रह है, जिसमें नेविगेशन पेलोड L1, L5 और एस बैंड उपकरण लगाए गए हैं। यह उपग्रह भारत और उसके निकटतम क्षेत्रों को प्लेसमेंट, ट्रैकिंग और टाइमिंग, पोजिशनिंग, वेलोसिटी एंड टाइमिंग PVT सेवाएं सटीक रूप से प्रदान करता है। इस उपग्रह का बुनियादी वजन लगभग 2250 किलोग्राम है और यह 3 किलोवाट बिजली क्षमता के साथ कार्य करता है। उपग्रह में C बैंड रेंजिंग पेलोड भी शामिल है, जो PVT सेवाओं को सुदृढ़ बनाता है। 7. प्रक्षेपण की तैयारी और समय। ISRO ने GSLV-F-15 NVS-02 मिशन का प्रक्षेपण 29 जनवरी 2025 को सुबह 6:23 IST पर किया। प्रक्षेपण के लिए दूसरे प्रक्षेपण पैड का उपयोग किया गया, जो विशेष रूप से इस प्रकार के मध्यम प्रक्षेपण वाहनों के लिए आश्रय केंद्र के रूप में कार्य करता है। 8. प्रक्षेपण चरण और तकनीकी प्रक्रिया। GSLV-F-15 के 3 मुख्य चरण होते हैं। 1. प्रारंभिक चरण फर्स्ट स्टेज, ठोस रॉकेट ऊर्जा प्रदान करता है। 2. मध्य चरण सेकंड स्टेज, तरल प्रणोदक ऊर्जा प्रदान करता है। 3. क्रायोजेनिक चरण क्रायोजेनिक स्टेज, LOX प्लस LH2 उपयोग कर उच्च गति प्रदान करता है। प्रक्षेपण के दौरान इन चरणों के संयोजन से रॉकेट को विशिष्ट जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचाया गया। 9. लक्ष्य कक्षा और वितरण उपग्रह को निर्धारित जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया, जिससे वह अपनी भूमिका निभा सके। GTO से उपग्रह आगे अपनी कार्यशील कक्षा में प्रवेश करता है। यह विशेषज्ञ प्रणालियों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें सौर पैनलों का विस्तार, उच्च गति संचार उपकरण सक्रियकरण और नेविगेशन पेलोड की तैयारी शामिल होती है। 10. मिशन की तकनीकी चुनौतियां और परिणाम। इस मिशन को
प्रक्षेपण तक पूरी तरह से सफल माना गया। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि NVS-02 उपग्रह को मनचाही कक्षा में स्थापित करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ थ्रस्टर सिस्टम कार्यान्वयन में गड़बड़ी का संकेत दिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार उपग्रह के थ्रस्टर को समय पर सक्रिय नहीं किया जा सका, जिससे मूल तयशुदा ऊंचाई प्राप्त नहीं हो सकी। इसका प्रभाव नेविगेशन सेवा प्रारंभिक चरणों पर देखा गया। 11 मिशन का प्रबंधन और नेतृत्व इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के नेतृत्व में इस मिशन को संचालित किया गया। उन्होंने मिशन की सफलता और तकनीकी प्रगति को उजागर करते हुए बताया कि 100वें मिशन तक पहुंचना 46 वर्षों का सतत प्रयास है। 12 अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति। इसरो ने SLV से लेकर PSLV, GSLV तक कई प्रक्षेपण वाहनों का निर्माण किया है। इन वाहनों ने उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वसनीय लॉन्च समाधान प्रदाता बनाया है। 13 नेवीआईसी की भूमिका और उपयोग। नेवीआईसी प्रणाली भारत को स्वयं की नेविगेशन प्रणाली प्रदान करती है, जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्मार्ट शहर योजना, रक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और कृषि जैसी आवश्यक सेवाओं में उपयोग होती है। 14 आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। नवीसी जैसी प्रणालियां अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देती हैं। इससे सरकारी तथा निजी क्षेत्र में उपग्रह आधारित सेवाओं का विस्तार भी हुआ है। 15 सुरक्षा और रणनीतिक लाभ। नविक जैसी प्रणालियां राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका उपयोग भू-स्थानिक डेटा, निगरानी और नेविगेशन प्रणालियों में भी होता है। 16 भविष्य की योजनाएं। इसरो ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 100 से अधिक मिशन लॉन्च करने की योजना है, जिसमें नवीन अंतरिक्ष तकनीक और नई लॉन्च सुविधाओं का विकास शामिल है। 17 उपसंहार। ISRO का 100वां मिशन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति का प्रतीक है। यह मिशन न केवल तकनीकी उपलब्धियों का प्रमाण है, बल्कि यह भारत की उभरती अंतरिक्ष क्षमताओं और वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा को भी दर्शाता है। मिशन ने अपने लक्ष्यों को सिद्ध किया और भविष्य की चुनौतियों के लिए ISRO को मजबूती प्रदान। 3 जनवरी 17:02। समझ गया। मैं इसे 3 भागों में बांट रहा हूं। अभी भाग 1 दे रहा हूं, उसके बाद आप कहेंगे तो भाग 2 और भाग 3 क्रमशः दूंगा। भाषा सरल, औपचारिक, तथ्यात्मक रहेगी और कोई भी पैटू भावनात्मक शब्द नहीं होंगे। इसरो का 100वां मिशन। भाग 1 पृष्ठभूमि, संगठन और ऐतिहासिक क्रम। 1 भूमिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 100वां मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की निरंतरता का एक मील का पत्थर है। यह मिशन किसी एक उपग्रह या प्रक्षेपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पिछले 5 दशकों में विकसित हुईं। 100वें मिशन का उद्देश्य नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को कक्षा में स्थापित करना था, जो भारत की स्वदेशी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नेवीसी का हिस्सा है। 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। इससे पहले भारत में अंतरिक्ष गतिविधियां मुख्य रूप से INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, के अंतर्गत संचालित होती थीं। ISRO की स्थापना का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक का उपयोग 1959 में की गई। इससे पहले भारत में अंतरिक्ष गतिविधियां मुख्य रूप से INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, के अंतर्गत संचालित होती थीं। ISRO की स्थापना का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए करना था। संगठन को प्रारंभ से ही नागरिक उद्देश्यों पर केंद्रित रखा गया, जिसमें संचार, मौसम विज्ञान, दूर संवेदीकरण और नेविगेशन जैसे क्षेत्र शामिल थे। 3 प्रारंभिक अंतरिक्ष कार्यक्रम। ISRO के प्रारंभिक वर्षों में प्रक्षेपण क्षमता सीमित थी। पहला उपग्रह आर्यभट्ट वर्ष 1975 में सोवियत संघ की सहायता से प्रक्षेपित किया गया।
इसके बाद भारत ने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान विकसित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV एगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन प्रक्षेपण यानों ने भारत को बुनियादी तकनीकी अनुभव प्रदान किया। हालांकि प्रारंभिक मिशनों में सफलता और असफलता दोनों देखने को मिली। 4. PSLV और GSLV का विकास। 4.1 PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV ने भारत को एक विश्वसनीय प्रक्षेपण क्षमता प्रदान की। इसका उपयोग ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया गया। PSLV की सफलता के कारण भारत ने विदेशी उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण भी शुरू किया। 4.2 GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का विकास भूस्थिर कक्षा में भारी उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित करना एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया थी। 5. क्रायोजेनिक तकनीक का महत्व। क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह तकनीक उच्च दक्षता प्रदान करती है और भारी उपग्रहों को अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाती है। ISRO ने कई वर्षों के अनुसंधान और परीक्षण के बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक विकसित किया, जिसे GSLV मिशनों में प्रयोग किया गया। 6. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ISRO के अधिकांश प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं। यह केंद्र भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर स्थित है, जिससे पूर्व दिशा में प्रक्षेपण के समय पृथ्वी के घूर्णन का लाभ मिलता है। इस केंद्र में 2 प्रमुख प्रक्षेपण पैड हैं। 1. पहला प्रक्षेपण पैड 2, दूसरा प्रक्षेपण पैड 100वां मिशन दूसरे प्रक्षेपण पैड से संचालित किया गया। 7. ISRO के मिशनों का क्रमिक विकास। ISRO के मिशनों को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। संचार उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, वैज्ञानिक मिशन, ग्रहों से संबंधित मिशन, नेविगेशन उपग्रह। 100वें मिशन तक पहुंचने से पहले ISRO ने इन सभी क्षेत्रों में लगातार प्रक्षेपण किए। 8. नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता। भारत लंबे समय तक विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भर रहा। ऐसी प्रणालियां संकट या रणनीतिक परिस्थितियों में सीमित की जा सकती हैं। इसी कारण भारत ने अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया। 9. नेवी IC प्रणाली का परिचय। नेवी IC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। यह भारत और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में सटीक स्थिति और समय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। नेवी IC के प्रमुख उपयोग क्षेत्र परिवहन, आपदा प्रबंधन, संचार, रक्षा सर्वेक्षण। 10. 100वें मिशन का स्थान। ISRO का 100वां मिशन नेवी IC प्रणाली के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से जुड़ा है। यह मिशन किसी एक प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ISRO की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक पर आधारित विश्वसनीय अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान करना है।